हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। हिंदी ग्रामर के नए चैप्टर समास के साथ मैं हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि समास क्या होता है, इसे कितने भेद हैं और इसके सारे डिफरेंट भेदों के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। मैं समास के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। समास, पहला क्वेश्चन है समास क्या होता है, ठीक है। समास क्या होता है, समास के बारे में आप जानते हैं। समास संक्षिप्तीकरण को समास करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ के एक छोटा सा शब्द बनाते हैं, उसको संक्षिप्तकरण कहते हैं और उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में कहें तो समास संक्षेपण करने की एक प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द अथवा कारक चिन्ह का लोप होने पर उन दोनों अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे शब्द में समझ लीजिए इसको। दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक तीसरा शब्द हम बनाते, स्वतंत्र शब्द बनाते हैं, जिसका मतलब उस दो या दो से अधिक वाले शब्द का हो, उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको। जैसे दया का सागर, ठीक है। दया का सागर एक सामाजिक शब्द बनता है, दया सागर। अब दया सागर को आप दया का सागर भी कह सकते हैं और दया के सागर को आप दया सागर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह के उदाहरण को हम दोनों में संबंध बनाते हैं। इस तरह के उदाहरण समास के अंदर आता है, ठीक है। दया सागर एक स्वतंत्र शब्द है, दया एक अलग शब्द है और सागर एक अलग शब्द है। दोनों को ज्वाइंट किससे किया गया? का, कारक से ज्वाइंट किया गया है, कारक चिन्ह है ये। तो का के द्वारा दोनों शब्द ज्वाइंट है और दोनों का को हटा के जो शब्द बनता है उसको समास कहते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद हैं। पहला द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पहले कौन सा है? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता के जो शब्द है उसको माता पिता कहते हैं, और को हटा के हाइफन लगा दिया तो इसको माता पिता हो गया। इसमें क्या पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद में कौन सा है? माता है। उत्तर पद में कौन सा है? तो पिता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रधान है, दोनों में से किसी को नहीं आप हटा सकते हैं, ठीक है। और दोनों मिलकर एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाते हैं, जो शब्द होता है माता पिता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? समास, द्वंद्व समास कहते हैं। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख और दुख, सुख और दुख, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जैसे दो शब्द हुए, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है और दोनों शब्द के बीच और आता है, और को हटा के दोनों को हाइफन एक डंटे के थ्रू जोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास के बाद कौन सा समास आता है? द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास कौन कौन से? जिस समास में पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। अब पूर्व पद कौन सा होता है? आगे वाला जो शब्द होता है वो संख्यावाचक हो, जिसे संख्या का दर्शक हो, बोध होता हो, ठीक है। जैसे नवरत्न, ठीक है। नवरत्न मतलब क्या? 9 रत्नों का समूह को क्या कहते हैं? द्विगु समास, सॉरी, 9 रत्नों के समूह को नवरत्न बोलते हैं। तो 9 क्या है? एक संख्यावाचक पद शब्द है और रत्नों का समूह हो गया, तो 9 रत्न। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों के समूह, त्रिभुवन, द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों के समूह, जिसमें 9 जो है एक संख्यावाचक शब्द है, तो इसको क्या कहते हैं? नवरत्न। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह,
सत मंजिला, 7 मंजिलों का समूह। इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं उसको कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलिए तत्पुरुष समास पे चलते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जो पहला पद हो वो गौण होता है और जो दूसरा पद हो वो प्रधान होता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। दोनों पद के बीच प्रसंग का लोप होता है। प्रसंग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप होता है, जैसे है मत को देने वाला को क्या कहते हैं? मतदाता, मत देने वालों को मतदाता, गृह को काटने वालों को गृहट। इस तरह के जो शब्द आते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें को का लोप होता है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिसमें से का लोप होता है वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे तत्करण तत्पुरुष, जहां कर्ण कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्ण कारक चिन्ह तो जानते ही हैं, से को कहते हैं कर्ण कारक चिन्ह, तो इसका लोप हो जाता है तो वो कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जन्म से उत्पन्न, जन्मजात, मुंह से मोंगा, मुंह मांगा। इस तरह का जो भी वाक्य या शब्द होता है उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। अब संप्रदान कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है मैंने, उधार हाथ के लिए करी, हाथ के लिए करी, जिसको कहते हैं हाथ करी। तो हाथ करी को कह सकते हैं हाथ के लिए करी, के लिए लोप हो गया, हाथ करी हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह को सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चौथा क्या है? आपादान तत्पुरुष समास। अब इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होता है वो लोप होता है। इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होते हैं से होता है। तो धनहीन, धन से हीन को व्यक्ति को धनहीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से लोप हो गया। भय से भीत, भयभीत। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें से का लोप होता है उसमें आपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। पांचवा क्या है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष किसे कहते हैं? संबंध कारक चिन्ह का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे प्रेम का सागर, प्रेम सागर, इसमें का जो है तत्पुरुष कारक, संबंध कारक, तो इसमें का लोप हो जाता है तो जो बन जाता है प्रेम सागर, तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, दिन की चर्या, दिनचर्या, दिन की चर्या को क्या कहते हैं? दिनचर्या। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक का चिन्ह का लोप होता है, जैसे में। ठीक है, पर। तो नीति में निपुण, नीति निपुण, में का लोप हो गया। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं उसे जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और तत्पुरुष समास में कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? अधिकारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के बाद चलते हैं अगले समास पर। अगला समास कौन सा है? कर्म धार्य समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, और इनमें भी उत्तर पद जो प्रधान होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें काली है जो मिर्च, उसे कहते हैं काली मिर्च। ठीक है, काली है जो मिर्च उसे कहते हैं काली मिर्च। काली जो है वो विशेषण है और मिर्च जो मिर्च है विशेष है, तो इस दोनों को मिलाकर कहते हैं काली मिर्च। ठीक है, जो मिर्च है उत्तर जो पद है, उत्तर पद कौन सा है? मिर्च है, वो प्रधान है। ठीक है, काली विशेषण है तो इसे कहते हैं काली मिर्च। नीला है जो कमल, तो नील कमल, तो नीला कमल जो है प्रधान शब्द है, उत्तर पद है, और नीला है विशेषण है। ठीक है, उत्तर पद विशेष है। जैसे है जो कमल, उसमें का कोई वही विशेषण नहीं निकलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए इसको विशेष बोलते हैं।
ठीक है। अगर आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी विशेषण क्रिया विशेषण के लिंक डाल रखे हैं, वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका विशेषण और क्रिया विशेषण और विशेष्य का पूरे जो भी डाउट है, जो भी संदेह है, वो खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीताम्बर चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले को चंद्रमुखी कहते हैं। सद्गुण, सद है जो गुण, सद्गुण। ठीक है, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं कर्मधारय समास कहलाते हैं। ठीक है, अब कर्मधारय समास के बाद क्या है, दूसरी समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और अव्यय भाव समास कहलाता है, जिसका पूर्व पद अव्यय, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्यय भाव समास कहलाता है। ठीक है, यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। मैंने पहले बताया क्रिया विशेषण के लिए आपको देखना है वीडियो, तो क्रिया विशेषण का लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथा समय समय के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट, अव्यय भाव समास के बाद कौन सा है, बहुब्रीहीन, बहुब्रीहीन समास। बहुब्रीहीन समास कौन सा समास होता है, जिस समास में दोनों पद के मध्यम में एक विशेष या तीसरा अर्थ का बोध होता है, उसे बहुब्रीहीन समास कहते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसका, अर्थात ऊंची आत्मा वाले को क्या कहते हैं, महात्मा। नीलकंठ, नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिवाजी, शिव जी। लंबोदर, लंबा उद्र है जिसका अर्थ क्या है, गणेश जी। तो इस तरह के गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। मक्खीचूस मतलब बहुत कंजूस व्यक्ति, तो इसको कहते हैं मक्खीचूस। मतलब ऐसा शब्द दो पद होते हैं जिसके मध्य में एक तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, उसको कहते हैं बहुब्रीहीन समास। ठीक है, ये लास्ट था समास के छठे भेद में से लास्ट भेद था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो है समास से रिलेटेड कुछ मैंने प्रश्न डाले, 6 प्रश्न हैं यहाँ पे, जिसके आपको आंसर देने हैं। जो आंसर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे दे सकते हैं, वो कौन सा आंसर गलत है कौन सा सही, मैं वहीं पे रिप्लाई करके आपको बताऊंगा। ये आंसर आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपने क्या क्या सीखा है ऊपर, उसका एग्जाम्पल्स, उसका पता चल जाए मुझे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ 1 बाय 1 क्या क्या मैं क्वेश्चन दिया हूँ आपको। जिस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया, 1 ऑप्शन सही है, इसमें से 3 ऑप्शन गलत है। पूर्व पद संख्यावाचक शब्द हो तो क्या होता है, तो कौन सा समास होता है, वो मैंने 4 पद दे रखे हैं, 4 समास, उसमें से 1 समास सही होगा और 3 गलत है। जन्मधा शब्द, इसमें से कौन सा समास है। तो इस तरह के 6 इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है, जिसको आपको आंसर कमेंट के थ्रू मुझे बताना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम, मैं एग्जांपल लेता हूं, प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं, वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है, पटना, हैदराबाद, मद्रास, इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं, वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे
संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण: श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है? वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है? पशुत्व कहलाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व,
मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, दौड़ना दौड़, ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? अपना, अपनाना, निज, निजित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है, अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? दूर, दूरी, समीप, समीपत्व इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता है प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता है प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है, तो ये वीर जो होता है भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग वस्त्र
जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है, लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखिए संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के पहचान क्या है? अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय। अब प्राणीवाचक क्या होता है? वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का, गाय, रमेश। लड़का मतलब आदमी, वो सजीव है, गाय एक सजीव जानवर है, और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में, जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो, वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा है, ये सजीव नहीं है। ठीक है, ये सारे निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके, या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है, संज्ञा है। जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, इसको गिनो भाई, कितने दूध है? किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं, जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए, ABCD। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा का भेद का शब्द है, ये बताएं। मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है।
जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक होता है। वाक की जो छोटी इकाई होता है ना उसे क्या कहते हैं? उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदवंध होता है। पदवंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जिस सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर अभी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को समूह को, जो वर्ण होते हैं उसके समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पे स्वर है। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं।
ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क ख ग घ र। च वर्ग में होता है च छ ज झ य। ट वर्ग में कौन कौन से होता है ट ठ ड ढ न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। य अंश वर्ग में होता है अंश वर्ग में होता है य र ल व। और उसमें होता है तालम स मूर्धन स दन स और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष त्र ज्ञ स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे क्या है जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा। जो इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है, जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है, वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।